Assalamu alaikum students. Students, we will start lecture number 8 today, and lecture topics of the lecture number 8 are curl of a vector field, Stokes theorem, and Lipschitz. Curl of a vector. The curl of a vector E is an axial or rotational vector whose magnitude is the maximum circulation of A per unit area as the area tends to zero, and whose direction is the normal direction of the area when the area is oriented so as to make the circulation maximum. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए ये एक रोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, जब भी कर्ल की बात आएगी, ठीक है, ये रोटेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई चीज रोटेट ना कर रही हो, कोई फील्ड रोटेट ना कर रही हो, तो उसका जो कर्ल है वो जीरो होता है। तो जरूरी है कि कर्ल अगर नॉन जीरो है तो वो फील्ड जरूरी है कि वो रोटेट कर रही होगी। ठीक है, एक तो ये बात होगी, कर्ल का ताल्लुक रोटेशनली वेक्टर से होता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ वेव। सर्कुलेशन में आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि सर्कुलेशन क्या है। हमने पढ़ा था सर्कुलेशन अलोंग अ पाथ ए डॉट डी एल, ये आपको याद होगा। और वही ए डॉट डी एल सर्कुलेशन ऑफ अ पाथ अलोंग अ सर्टेन एरिया डेल्टा एस जो है वो हम ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर। अगर यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन से देखें तो जी, ये हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ ई, इसको यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डेल ऑपरेटर है, डेल मल्टीप्लाइड बाई ई, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू, ये आप देख लें, ये ए डॉट डी एल, ये अलोंग द पाथ एल, ये क्या था, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ए। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ए है। और पर यूनिट एरिया अगर हम दे दें, ये देखिए, पर यूनिट एरिया, तो दिस इज सर्कुलेशन ऑफ ए पर यूनिट एरिया है। तो इसको कहते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ये आपने याद रखना है। ये सारी लिमिट्स होती हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए डेफिनेशन को, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, के एरिया बहुत छोटा हम लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा आपको पता है कि ये सरफेस होगी इसके परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा इसकी ये डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास कर्ल ऑफ ए जो आ जाएगा वो होगा सर्कुलेशन ऑफ ए पर यूनिट एरिया whose डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो काउंटर अगर मिलेगा, हाँ, तो यहाँ पे आप देखें तो ये तीन जो है फील्ड्स हैं। आप देखें तो ये फील्ड वन है, ये फील्ड टू है, और ये फील्ड थ्री है, कोई वेक्टर फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरो है ये छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इसका ये मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो है वो फील्ड का, छोटा वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है ये कम, और बड़ा वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ज्यादा है। इस तरह यहाँ पे इस टू एरिया टू में देखें, यहाँ तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर फील्ड का वो बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो रोटेशनली वेक्टर जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ पे एक इस तरह की एक छोटी सी लकड़ी, अगर ये पानी जा रहा है वेक्टर फील्ड से, इस तरह की छोटी सी है, इसमें एक लकड़ी रख देता हूँ छोटी सी, तो ये आप देखें तो जैसे ही इसमें से फ्लो करेगी लकड़ी, ये इस एरिया में आएगी, तो आप देख लें कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी, इस तरह से हो जाएगा आप, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये इसका ये मतलब है कि ये जो वेक्टर फील्ड है इसका जो कर्ल है, ठीक है, इसका जो कर्ल है वो क्या है, वो है नॉन जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इस टू में देखें तो यहाँ पे देखें, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास पीस आ रहा है पानी के ऊपर यहाँ पे तैर के, और ये बिल्कुल इसी तरह से गुजर जाएगा, इसका ये मतलब है कि इसमें कोई रोटेशन नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि टू में फील्ड का जो कर्ल है वो जीरो है। ठीक है, इसमें कोई रोटेशन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे छोटा सा कोई पीस अगर मैं ले आता हूँ तो ये रोटेट करने लगता है। ठीक है, इस तरह से रोटेट करने लगेगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। अब आप देखें इसको रोटेट करता है, तो अगर आप राइट हैंड रूल से देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इस तरफ पेपर के बाहर, स्क्रीन से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रोटेशनली इफेक्ट है इसकी। अब कर्ल ऑफ अ वेक्टर मैथमेटिकली किस तरह से मालूम करते हैं। आपको पता है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर जो है
तो उसको इस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है डेल क्रॉस ई, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो उसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है कि इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि डेल हमें पता है, आपको पता है डेल जो था वो था पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ए एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई ए वाई प्लस पार्शियल पार्शियल जी ई जी। इसको जब वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जी और पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल वाई पार्शियल जी जो है इसका सेकंड रो हो जाएगी, और ए एक्स ए वाई इंटू ए जी जो इसकी जो है थर्ड रो हो जाएगी। इस चीज़ का तरीका मैंने आपको जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में बताया था, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख लें तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं जो ए एक्स को हम बाय ले लेते हैं, और ए एक्स के साथ इसके एक्स के साथ हम क्या करते हैं ये वाली रो, ठीक है, और ये वाला कॉलम, यानी इस पे पेन से अगर मैं करूँ तो आप देख लें कि ए एक्स के साथ फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है वो क्या हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है। तो हमारे पास ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये वाली माइनस ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्सपायर आ गया इंटू पार्शियल ई जेड बाई पार्शियल वाई, ठीक है। ये है पार्शियल ई जेड बाई पार्शियल ई जेड बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ए वाई वाई माइनस पार्शियल ए वाई बाई पार्शियल जी। आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो ये आप देख लें कि ये पॉइंट ले लो ये, तो यहाँ पे आप देखें तो अब ए वाई की बारी आती है। एक्चुअली होता है माइनस ए वाई, अगर हम करेंगे तो फिर ये वाली कॉलम और ये वाली रो निकल जाएगी, पार्शियल ए बाई पार्शियल ई बाई पार्शियल एक्स ई जेड से मल्टीप्लाई होगा, माइनस पार्शियल बाई पार्शियल जेड ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये होता है प्लस माइनस इस तरह से आगे चलता है। यहाँ पे होना चाहिए था माइनस इसके साथ, लेकिन क्योंकि जब इसे प्लस लिखा है तो उसको इमोडेट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, इनको उल्टा दिया है, पार्शियल जेड बाई पार्शियल ए जेड बाई पार्शियल एक्स पहले लिख दिए, पार्शियल एक्स पार्शियल जेड बाद में लिख दिया है। इसी तरह आप देखें तीसरे वाला ए जेड जो है इसके साथ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो एक्सक्लूड हो जाएगी। अब पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ए वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने ये किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कर्ल को हम जरा सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखते हैं। तो ये आप देखें तो ये इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है। अब ये किस तरह से लिखा गया है ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ ए फाई जहाँ भी है तो उसके साथ आर्क लेंथ आती है आर डी फाई, ठीक है। तो आप देखें तो ये आर्क लेंथ आई है आर डी फाई, और यहाँ पे अगर आप देखें डेल क्रॉस ए, तो ये आप देख लें यहाँ पे अगर जहाँ भी इसकी एंगल आएगा उसके साथ आर्क लेंथ आएगी। देखिए ये एंगल आया हुआ है यहाँ पे, ये जो ए फाई है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ए इसका जो है यूनिट वेक्टर है ए फाई के डायरेक्शन में, और ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है ए फाई। इन दोनों के साथ अगर आप देखें तो ये रो जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये रो जो है ए फाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये करेंगे कि दोनों के साथ जहां भी आर्क लेंथ आएगी और ये एंगल आ जाएगा उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुई यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ इसके पीछे इसको डिवाइड भी कर देंगे। ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो ये आ जाएगा ए रो प्लस रो ए फाई प्लस ए जी, पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जी। आप देखिए तो इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी एंगुलर वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फाई है एंगुलर है, एंगल ए फाई, तो इसके साथ भी ये मैग्नीट्यूड इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई किया गया है रूट में। इस तरह यहाँ पे अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखें तो आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा से डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। ये आप देखें डी आर ए आर है प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई इंटू ए फाई। यहाँ भी अगर आप देखें तो जो ये ए थीटा है इसका आर डी थीटा मल्टीप्लाई हुआ आर मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे देखें ये जो ए थीटा इसकी डायरेक्शन है और ये ए थीटा इसके जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ आर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और इसी तरह आर साइन थीटा यहाँ पे आप देखें तो ये फाई का जो एंगल है ये तीसरा कोऑर्डिनेट इसका, जहाँ पे आप देखें यहाँ भी आर साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी आर साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब इसके साथ आर मल्टीप्लाई हुआ है जो कि आर यहाँ पे एक आर आ जाएगा और आर साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ है और ये डिवाइड भी हो जाएगा आर साइन थीटा। आर और आर साइन थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर साइन ऑफ
थीटा। तो इस तरह से ये आप देख लें कि किस तरह से सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इसको क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, अब ये कर्ल ऑफ ए से ही जो एसोसिएटेड है वो स्टोक्स थ्योरम। इसकी डेफिनेशन, द स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड E around a closed path L is equal to the surface integral of the curl of A over an open surface S bounded by L, provided that A and del cross A are continuous on S। इसका ये मतलब है कि अगर आप ये वाली इक्वेशन देखें तो ये वही कर्ल वाली इक्वेशन है, ठीक है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर ई, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ये वही मैंने उठा के यहाँ से लिखी है। और अगर फिलहाल इसकी लिमिट्स को हम इग्नोर करते हैं और डायरेक्शन को आप यहाँ पे आप देखिए, तो अगर मैं ई डॉट डी एल जो है, आपको पता है कि ये सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ ई अराउंड अ क्लोज पाथ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और डेल्टा एस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो ये मल्टीप्लाई हो गया है और ये ओवर द सरफेस एस है। तो इसी से मैंने ये चीज निकाल ली है। यहाँ पे आप देखें तो ये है, इसका ये मतलब है कि ये स्टोक्स थ्योरम क्या बन जाएगा कि सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर ई, circulation of a vector E around a closed path L is equal to the surface integral of the curl of E, the surface integral of the curl of E over an open surface S। तो इसका ये मतलब है, ये जो स्टोक्स थ्योरम है, इसका रिलेशन जो है वो क्लोज पाथ और सरफेस से है, क्लोज पाथ और किससे है, सरफेस से है, ठीक है। तो ये बन जाता है ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ओवर द पाथ एल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए ओवर द ओपन सरफेस एस। अभी हम इसी स्टोक्स थ्योरम को एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि स्टोक्स थ्योरम जो है वो बराबर होता है लाइन इंटी क्लोज पाथ पे इसकी सर्कुलेशन ए डॉट डी एल है, वो बराबर होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए ओवर अ सरफेस एस। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए एग्जांपल है एक्स वाई है, तो इसमें आप देखिए तो क्लोज पाथ हमने लिया हुआ है ए बी सी डी। एक्स एक्सिस में देखिए क्लोज पाथ जो है वो 2 से 4 तक है, और वाई एक्सिस में आप देखें तो ये 1 से 3 तक जा रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स आप देखें 2 1 है, ये तो पता है ना कैसे लिए जाते हैं, देखें ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 1। इसी तरह बी में 4 1 है, सी में जो है वो 4 3 है, ये 4 हो गया एक्स में, और वाई में जो है वो 3 हो गया। और इसी तरह जो डी में है आप देखें यहाँ पे एक्स पे 2 है और वाई पे 3 है। यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड ए है जो कि बराबर है एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर ए वाई। तो हम क्या करेंगे, along a क्लोज पाथ इसकी सर्कुलेशन हम मालूम करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसके ऊपर एक सरफेस लेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर अ होल ए बी सी डी सरफेस, और सरफेस पे हम इसका कर्ल लेंगे और हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड उसका आंसर भी इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट डी एल वो मालूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ए डॉट डी एल हम मालूम करें, यहाँ पे आप देखें डी एल जो है डी एक्स ई एक्स प्लस डी वाई ए वाई है, यानी ये आप देखें ये जेड डायरेक्शन जो है उस पाथ की नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में है, तो डी एल ये आ जाएगा। तो ए डॉट डी एल हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर द सरफेस ए बी सी डी पे आ जाएगा एक्स वाई ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर ए वाई डॉट, ये देखें ये इस पास ये आ गया वेक्टर ए डॉट, ये डी एल हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई इंटू ए वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई और सरफेस ए बी सी डी, ये आ जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। जब हम इसको हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना आप, ए एक्स डॉट ए एक्स वन आ जाएगा, ए वाई डॉट ए वाई वन आ जाएगा, ये नहीं कहना कि कहाँ पे गुम हो गए दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसको हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट पाथ पे। ए बी पाथ पे हमने एक्स वाई को ले लिया, ये पहले वाली टर्म को हमने चारों पाथ पे लिया है, फिर दूसरे वाले टर्म को भी हम चारों पाथ पे लेंगे। एक्स वाई को हमने ए बी पे लिया, एक्स वाई को फिर हमने बी सी पे लिया, एक्स वाई को सी डी में लिया, एक्स वाई को हमने डी ए पे लिया। हमने एक्स वाई की सर्कुलेशन एक टर्म की देखी, फिर यहाँ पे आप देखें ए बी पे वाई स्क्वायर की देखी, फिर बी सी पे वाई स्क्वायर की देखी, फिर सी डी पे वाई स्क्वायर की, फिर डी ए पे हमने वाई स्क्वायर की सर्कुलेशन को हमने देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे आप इसमें, लिमिट हमें वो वैल्यूज हमें पता है जो 2 to 4 है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 1 2 3, लिमिट्स आप पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो कट जाती है, ठीक है ना। तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं। यहाँ पे तो आप देखिए, तो
एक्स वाई ए टू बी, एक्स वाई बी सी टू डी और एक्स वाई बी टू सी, ये 4 टर्म बच जाती हैं, बाकी टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। आप उसको ओपन करके देखिए वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको कोई मसला आता है तो हम इसको इंटरेक्टिव सेशन में आप मुझे बताइए, वहाँ पे दोबारा इसको करके आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें उसने y को कॉमन ले लिया, 2 to 4 लिमिट पुट की है, क्योंकि dx है, dx में y कॉमन होता है, इतना इंटीग्रल आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसी तरह ये एक्स वाई है जो 4 to 2 है, जो बी सी जो सी डी डायरेक्शन है। इस तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई में भी आप देखें तो 1 to 2 लिमिट है, और वाई स्क्वायर डी वाई 3 to 1 लिमिट है। यहाँ पे उस पाथ पे आप देख सकते हैं, उस जो क्लोज पाथ में वो लिमिट्स क्या क्या आती है, वही वाली मैंने यहाँ पे पुट की है। अब इसको इंटीग्रेट देखिए, मैंने कंप्लीट इसको इंटीग्रेट किया हुआ है ताकि आपको तकलीफ ना करनी पड़े खुद सॉल्व करने की। मैंने कंप्लीट इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया और सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आ गया है -12। तो ये हमारे पास सर्कुलेशन जो है ए बी सी डी की वो हमारे पास आ गई है -12, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू -12। अब हम आगे देखते हैं सरफेस पे। यहाँ पे आप देखें हम राइट हैंड साइड हम मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में ये कर्ल ऑफ ए होता है डॉट डी एस इसके बराबर, सबसे पहले हम कर्ल ऑफ ए को मालूम करेंगे, और ये हमने आपको बताया था कर्ल ऑफ ए जो वेक्टर जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको इस तरह से लिखा जाता है। इसको और लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ए एक्स ए वाई ए जी डी एक्स बाई डी एस डी बाई डी वाई डी वाई डी जी, तो ये एक्स वाई और वाई स्क्वायर इनटू जीरो, ये सिक्वेशन से आया है जो सर्कुलेशन है। एक्स एक्सिस में एक्स वाई है, वाई में वाई स्क्वायर और जी में हो वो जीरो, जी प्लेन में यानी कोई पाथ कोई सर्कुलेशन है ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास डेल क्रॉस से आ गया -x डॉट ए जेड। तो ds हमारे पास जो एरिया आ गया dx इंटू डी वाई इंटू ए जेड। आप जो एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें dx dy इंटू डी जेड, आप यहाँ पे आप देखें हमने एरिया लिया हुआ है, वहां पे हमने पाथ लिए थे, तो हम एरिया लेके ये सर्कुलेशन में है और ये डी एस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो डायरेक्शन अलोंग ए जेड आपको पता है, डी एक्स डी वाई को आप देखेंगे तो डायरेक्शन आपके पास उसके अपोजिट ए डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे जब इस इंटीग्रल में इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं और सॉल्व, यहाँ पे आप देखें जो सरफेस होती है उसमें दो इंटीग्रल आते हैं हमेशा, एक लेंथ में एक इंटीग्रल होता है, सरफेस में दो। ये एक्स की जो लिमिट है 1 to 3 है और वाई की लिमिट 2 to 4 है। इस तरह से लिमिट से आप देख लीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें हमारे पास आंसर क्या आ जाता है -12, और आपने उस केस में भी देखा था कि आंसर -12 आया था। इससे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने देख लिया एक एग्जांपल से किस तरह से जो है ये स्टोक्स थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लैप्लाशियन। लैप्लाशियन जो है ये डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, डेल ऑपरेटर का। इसको जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है स्केलर के साथ भी और वेक्टर के साथ भी। अगर लैप्लाशियन को स्केलर फील्ड किसी v के साथ जो है वो लिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाता है डेल स्क्वायर v, और इसको हम पढ़ते हैं द डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ v। यानी अगर लैप्लाशियन को स्केलर फील्ड के साथ जो है वो ऑपरेट किया जाए तो उसको डेल स्क्वायर v लिखा जाता है और उसको पढ़ा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ v। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैप्लाशियन इज इक्वल टू, ये देखें, डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ v। ये जो डेल v जो टर्म है ये ग्रेडियंट ऑफ v पढ़ते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये डाइवर्जेंस डॉट के साथ डाइवर्जेंस आ जाता है, किसकी डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ विद ग्रेडियंट ऑफ v। तो उसको मल्टीप्लाई करो डेल स्क्वायर v हमारे पास आ जाता है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये पहला डेल ऑपरेटर है, उसको आपको पता है यू लिखा जा सकता है, डेल बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ए वाई प्लस डेल बाई डेल जी इंटू ए जी, ये है डेल। और ये डॉट, ये डेल वी इस तरह लिखा जाता है, डेल वी बाई डेल, जब वी से मल्टीप्लाई हो तो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास डेल स्क्वायर वी आ जाएगा, जो बराबर हो जाए डेल स्क्वायर वी इंटू डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी वी बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं लैप्लाशियन ऑफ स्केलर फील्ड इज अनदर स्केलर। आप देख लें कि ये लैप्लाशियन बन जाता है, डबल डेरिवेटिव है, और इसको हम ये एक स्केलर फील्ड है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, इट इज एन अनदर स्केलर फील्ड। अगर यहाँ पे ये इसका जो लैप्लाशियन है ये हमारे पास डेल स्क्वायर अगर जीरो हो जाए तो इस केस में हम कहते हैं इज डिफाइंड एज द इन द रीजन ऑफ द सॉल्यूशन इज हार्मोनिक। इसका ये मतलब है कि अगर इसका डबल डेल स्क्वायर लैप्लाशियन किसी स्केलर फील्ड का जीरो हो जाए तो वो फील्ड हार्मोनिक हो जाएगी। हार्मोनिक फील्ड कौन सी होती है, जिस तरह साइन वेव है, वो साइन वेव है, उनसे जो फील्ड आती है वो हार्मोनिक फील्ड होती हैं। ठीक है,
तो इस इक्वेशन को तब हम कहेंगे लेप्लास इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब लेप्लाशियन को किसी स्केलर फील्ड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ई। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि लेप्लाशियन को जो है किसी वेक्टर फील्ड के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन द लेप्लाशियन ऑफ अ वेक्टर ई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डेल स्क्वायर शुड नॉट बी व्यूड एज अ डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ई। इस केस में हम उसको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसका स्केलर फील्ड के साथ था, ये वेक्टर फील्ड के साथ है। क्योंकि जो कर्ल होता है, ये जो वेक्टर के साथ आएगा, ये फिर ये चीज कोई मानी नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती, मेकिंग नो सेंस। रादर डेल स्क्वायर इज डिफाइंड एज द ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसको हम ये पढ़ेंगे कि जो डेल स्क्वायर के जब किसी वेक्टर के साथ आएगा तो ये हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस, या हम इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस द कर्ल ऑफ द कर्ल ऑफ ए, द कर्ल ऑफ द कर्ल ऑफ ए। ठीक है, तो आपने लेप्लाशियन की सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। अगर स्केलर फील्ड के साथ आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा द ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए, और अगर ये किसी वेक्टर फील्ड के साथ आ जाता है तो ये बन जाएगा हमारे पास द ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस द कर्ल ऑफ वेक्टर। ठीक है, और इसको जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से लिखा जा सकता है। थैंक यू।